नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज के इस वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक अमेरिकी राजव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। अमेरिकी राजव्यवस्था में जो शक्तियों का पृथक्करण एवं नियंत्रण तथा संतुलन का जो सिद्धांत है उसकी आज हम चर्चा करेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंस थ्योरी। तो ये सिद्धांत सबसे पहली बात आती कहाँ से लिया गया है। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने ये सिद्धांत कहाँ से अपनाया, क्यों अपनाया। जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो पहला सवाल क्यों का आना चाहिए कि हम ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलेंगी। तो ये जब आप चीज़ दिमाग में बैठा लेते हो तो वो जो भी आप पढ़ रहे हो उसको समझने में आसानी हो जाती है। तो शक्तियों का पृथक्करण एवं नियंत्रण तथा संतुलन का जो सिद्धांत है वो अमेरिकी संविधान में मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक से लिया गया है। मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक का क्या नाम था? स्पिरिट ऑफ लॉज, 1748 में लिखी गई थी। और इसमें ये कहा गया था कि सरकार के जो 3 अंग होते हैं, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों को अलग अलग रहना चाहिए, बिल्कुल अलग भी नहीं रहना चाहिए, इससे कामकाज सुचारू रूप से नहीं चलेगा। तो क्या होना चाहिए कि तीनों अंग अलग भी हों लेकिन एक दूसरे के ऊपर इनका नियंत्रण भी रहे ताकि इनमें संतुलन बना रहे। और अगर ऐसा हो गया तो व्यक्ति के अधिकार और जो स्वतंत्रताएं हैं वो सुरक्षित रहेंगी। अमेरिकी जो संविधान निर्माता थे उनका ये मानना था कि अगर ये 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों अंगों में यदि संबंध मधुर हो जाते हैं, एक अंग का दूसरे अंग के साथ या एक के ऊपर दूसरे की निर्भरता रहती है, तो इसका अंतिम परिणाम ये निकलता है कि व्यक्ति की आज़ादी या उसके अधिकार कम होते जाते हैं, तानाशाही प्रवृत्तियां विकसित होने लग जाती हैं। इसीलिए अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में से ये चेक्स एंड बैलेंस थ्योरी अपनाई। अब ये अमेरिकी संविधान में कैसे है, शक्तियों का पृथक्करण कैसे किया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर्स कैसे किया गया है, उसकी हम चर्चा करते हैं। सरकार के तीनों अंगों में से प्रत्येक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए, उसे अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए और उसके द्वारा दूसरे अंग के कार्य को प्रभावित करने या उस पर नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा नहीं की जानी चाहिए। इसके लिए संविधान में व्यवस्थाएं भी की गई हैं, जैसे कि शासन के तीनों अंगों के सदस्यों के चयन की अलग अलग या भिन्न भिन्न प्रक्रिया है। कांग्रेस अर्थात सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। प्रतिनिधि सभा के सदस्य तो जनता द्वारा सीधे तौर पर निर्वाचित होते ही थे, लेकिन सीनेट के सदस्य शुरुआत में प्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित नहीं होते थे, अपितु उनका जो निर्वाचन है वो राज्य विधानमंडलों के द्वारा किया जाता था। और इससे हुआ ये कि राज्य विधानमंडलों के अंदर विवाद उत्पन्न हो गए और सीनेट के जो सीटें होती थी किसी किसी राज्य से तो वो खाली रहने लग गई। इस वजह से राज्य विधानमंडलों से ये अधिकार छीन करके निर्वाचन का और किसको दे दिया गया? जनता को। इसलिए जनता का सदन जो है प्रतिनिधि सभा, उसी की तरह सीनेट की शक्तियां हैं उनमें भी वृद्धि हो गई। वो भी एक लोकप्रिय सदन के रूप में हो गया क्योंकि उसका चुनाव, उसके सदस्यों का चुनाव भी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है उसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा अर्थात जनता द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित होता है और न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट के अनुसमर्थन पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो तीनों ही अंग हैं, जैसे कि कांग्रेस है, इसके सदस्यों का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष तरीके से करती है।
संसद का यानी विधायिका का, और कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, और न्यायपालिका के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति करता है सीनेट की मंजूरी से। तो तीनों अंगों के चयन की निर्वाचन की पद्धति अलग अलग है। यद्यपि आज राष्ट्रपति के परोक्ष निर्वाचन की बात केवल सिद्धांत में ही है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने सरकार के 3 अंगों के लिए क्रमशः प्रत्यक्ष निर्वाचन, परोक्ष निर्वाचन और मनोनयन की पद्धति अपनाई। यह सोचकर भी अपनाई थी कि सरकार के तीनों अंगों की प्रकृति बिल्कुल अलग अलग रहे। तो निर्वाचन किया, प्रत्यक्ष निर्वाचन कांग्रेस के सदस्यों का, अप्रत्यक्ष निर्वाचन राष्ट्रपति का, और मनोनीत किसको किया जाता है? न्यायपालिका के सदस्यों को। अगला बिंदु है शासन की एक ही अंग की सदस्यता का प्रावधान। अमेरिका में कोई भी नागरिक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका सरकार के इन तीनों अंगों में से किसी एक अंग की सदस्यता ही प्राप्त कर सकता है। यदि कांग्रेस के किसी सदस्य को मंत्रिपरिषद का सदस्य अथवा न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर दिया जाए तो पद ग्रहण से पूर्व उसे कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। यह व्यवस्था ब्रिटेन की व्यवस्था के बिल्कुल उलट है, विपरीत है। अगला बिंदु है दोस्तों सरकार के विभिन्न अंगों का अलग अलग कार्यकाल। तो विभिन्न अलग अंग कौन कौन से हैं? जैसे संसद है, कांग्रेस है, उसका जो पहला सदन है प्रतिनिधि सभा, उसका कार्यकाल 2 वर्ष है, उसके सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष है। सीनेट के सदस्यों का 6 वर्ष है और राष्ट्रपति का 4 वर्ष। तो इस प्रकार से जो विभिन्न अंग हैं सरकार के, उनका कार्यकाल भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। न्यायाधीशों की नियुक्ति जीवन पर्यंत के लिए होती है और वे सदाचार पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। इसके अतिरिक्त इन सभी संस्थाओं का कार्यकाल निश्चित है और ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। राष्ट्रपति कांग्रेस के किसी भी सदन को समय से पहले भंग नहीं कर सकता और कांग्रेस केवल महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर ही राष्ट्रपति अथवा न्यायाधीशों को उनके पद से हटा सकती है या पदच्युत कर सकती है। महाभियोग असामान्य और अत्यधिक कठिन प्रक्रिया है। अगला बिंदु है विभिन्न अंगों के सदस्यों के उत्तरदायित्व के संबंध में भिन्नता। ये विभिन्न अंगों लिखना था और मेरे द्वारा गलती से ये टाइप हो गया रंग। तो सरकार के जो विभिन्न अंग हैं उनके जो उत्तरदायित्व हैं वो भी अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न है। संविधान के द्वारा भी चुनाव के संबंध में जो व्यवस्था की गई है उसके आधार पर प्रतिनिधि सभा का सदस्य अपने आप को जिले के मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी समझता है। सीनेट सदस्य स्वयं से संबद्ध संघ की इकाई अर्थात संपूर्ण राज्य के प्रति उत्तरदायी समझता है। राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी है और न्यायाधीश संविधान के प्रति उत्तरदायी है। अब बात आती है नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत की कि ये एक दूसरे को कैसे कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले हम इसका अर्थ जान चुके हैं, पुनः मैं दोहरा देता हूँ कि इसके नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है, मीनिंग क्या है। नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का आशय यह है कि शासन के विभिन्न अंग एक दूसरे की शक्तियों को इस प्रकार नियंत्रित करें कि शक्तियों का संतुलन स्थापित हो और सरकार का कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण तथा संतुलन, ये 2 सिद्धांत ऊपर से देखने पर परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में हम इन दोनों सिद्धांतों को देखें तो इनमें कोई विरोध नहीं है। ये तो एक दूसरे के सहायक हैं और एक दूसरे के हम पूरक कह सकते हैं। इन दोनों सिद्धांतों का उद्देश्य एक ही है और वह है शासन की शक्तियों को मर्यादित करना ताकि संविधानवादी शासन की स्थापना की जा सके। और
शासन नागरिकों की स्वतंत्रताओं को आघात न पहुंचा सके, अपनी शक्तियों को दुरुपयोग न कर सके। ये इसका उद्देश्य है। अब अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था में नियंत्रण तथा संतुलन का जो सिद्धांत है वह कैसे काम करता है वो हम देखते हैं कि कांग्रेस की शक्ति पर नियंत्रण कैसे है। आपको मालूम है कि कौन कानून निर्माण की या विधि निर्माण की शक्ति किसको प्राप्त है? कांग्रेस को प्राप्त है। लेकिन कांग्रेस की शक्ति पर राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय का प्रतिबंध है। कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति को सस्पेंसिव वीटो अर्थात विलंबकारी निषेधाधिकार और जेबी वीटो प्राप्त होता है। राष्ट्रपति को प्राप्त निषेधाधिकार की यह शक्ति कांग्रेस की कानून निर्माण की शक्ति पर एक प्रभावी नियंत्रण है, जिसके प्रयोग में समय के साथ वृद्धि हुई है। राष्ट्रपति को ऐसे कुछ साधन भी प्राप्त हैं जिनके आधार पर कांग्रेस द्वारा किए जाने वाले कानून निर्माण के कार्य को प्रभावित किया जा सकता है। व्यवहार के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा कांग्रेस को संदेश भेजकर, राष्ट्र के नाम अपील प्रसारित करके, कांग्रेस सदस्यों पर विभिन्न अनुग्रह करके और एक विशेष राजनीतिक दल के नेता के रूप में भी कानून निर्माण के कार्य को प्रभावित किया जा सकता है। कांग्रेस की कानून निर्माण की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय से ही प्रतिबंधित होती है। संविधान की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऐसे कानूनों को अवैधानिक घोषित किया जा सकता है जो उनके विचार में संविधान के प्रतिकूल हैं। इस प्रकार कांग्रेस को कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है, लेकिन इस संबंध में उसके द्वारा मनमानी नहीं की जा सकती है। अगला बिंदु है राष्ट्रपति की शक्ति पर नियंत्रण अर्थात कार्यपालिका की शक्ति पर नियंत्रण। राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका का हेड होता है, प्रधान होता है, लेकिन वह प्रशासनिक क्षेत्र में मनमानी करते हुए तानाशाह नहीं बन सकता, जैसा चाहे वैसा काम नहीं कर सकता। कांग्रेस द्वारा अनेक रूपों में राष्ट्रपति की शक्ति पर अंकुश लगाया जाता है। सबसे पहले तो राष्ट्र के वित्त पर कांग्रेस का अधिकार है और कांग्रेस राष्ट्रपति द्वारा चाहे गए धन की स्वीकृति देने से मना कर सकती है और इस तरीके से राष्ट्रपति की शक्ति पर अंकुश लगा सकती है। व्यवहार में अनेकों बार कांग्रेस ने अपनी शक्ति का असरदार तरीके से या प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल भी किया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति देश की सेना का अध्यक्ष होता है और वह परराष्ट्र संबंधों का संचालन करता है। लेकिन कांग्रेस राष्ट्रपति की शक्ति पर दो रूपों में नियंत्रण रखती है। पहली है, संविधान के अनुसार यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति द्वारा की गई युद्ध की घोषणा की पुष्टि कांग्रेस करे। इसी प्रकार राष्ट्रपति द्वारा किए गए संधि और समझौतों की पुष्टि सीनेट के द्वारा अपने 2/3 बहुमत से की जानी जरूरी है। इस पुष्टि के अभाव में संधियां और समझौते व्यर्थ हो जाते हैं। यह सर्वविदित है कि कांग्रेस द्वारा पुष्टि प्रदान न किए जाने के कारण ही राष्ट्रपति विल्सन अमेरिका को राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना सके थे। इसी प्रकार राष्ट्रपति को बड़े बड़े पदों पर नियुक्तियां करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सके, इसके लिए व्यवस्था की गई है कि नियुक्तियों पर सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति की शक्ति को न्यायपालिका द्वारा भी नियंत्रित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के कार्यों का सर्वेक्षण कर सकता है और यदि वे कार्य संविधान की व्यवस्था के अनुकूल नहीं हो तो उन्हें अवैध भी घोषित किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति की शक्ति पर कैसे कांग्रेस अंकुश लगाती है, ये इसका हमने विवेचन किया। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, मैंने पूर्व के वीडियो में भी आपको बताई थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति विदेश से वैदेशिक संबंधों का जो कि संचालन करता है, वह यदि किसी दूसरे देश से कोई संधि करता है, कोई समझौता करता है, तो वो तभी लागू होगा जब सीनेट अपने 2/3 बहुमत से उसे मंजूरी दे दे या उसका अनुसमर्थन कर दे। तो इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है दोस्तों कि 1914 से 18 तक पहला विश्व युद्ध चला। उसके बाद दुनिया भर में शांति स्थापना के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने राष्ट्र संघ नाम की एक संस्था बनाने की अपील की और राष्ट्र संघ का जनक भी वुडरो विल्सन को ही माना जाता है। लेकिन स्वयं अमेरिका इस राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना, क्योंकि सीनेट ने
राष्ट्रपति के इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी, 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित नहीं किया। अगला बिंदु है न्यायपालिका की शक्ति पर आंशिक नियंत्रण। न्यायपालिका पर भी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा सीमित नियंत्रण या कंट्रोल, लिमिटेड कंट्रोल रखा जाता है। कांग्रेस के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या और उनका वेतन निश्चित किया जाता है और राष्ट्रपति सीनेट की सहमति से न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। कांग्रेस के द्वारा संघीय न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार सीमित किया जा सकता है और कांग्रेस महाभियोग के आधार पर न्यायाधीशों को उनके पद से हटा सकती है। सरकार के ये अंग तो एक दूसरे को नियंत्रित करते ही हैं, इसके अतिरिक्त भी कुछ और नियंत्रण हैं, जैसे कि कांग्रेस के दोनों सदनों का एक दूसरे पर कंट्रोल। कानून निर्माण के क्षेत्र में कांग्रेस के दोनों सदनों को लगभग बराबर शक्तियां प्राप्त हैं। भारत की तरह नहीं है कि लोकसभा को ज़्यादा पावरफुल रखा गया है, वहाँ लगभग समान सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। भले ही साधारण विधेयक हो या संविधान संशोधन विधेयक, दोनों के संबंध में प्रतिनिधि सभा और सीनेट को बराबर की शक्तियाँ मिली हुई हैं। लेकिन वित्त क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि वित्तीय मामलों में वित्तीय जो प्रस्ताव होते हैं उनमें ज़रूर प्रतिनिधि सभा को कुछ ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है। प्रतिनिधि सभा और सीनेट एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं कानून निर्माण के क्षेत्र में। संघीय सरकार और राज्य सरकारों का एक दूसरे पर नियंत्रण। संविधान द्वारा स्थापित संघात्मक व्यवस्था में राज्य सरकारों को भी पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त है। उदाहरण के लिए संविधान संशोधन के प्रस्तावों पर 3/4 राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार संघीय सरकार और राज्य सरकारें एक दूसरे को कंट्रोल करते हुए शक्ति संतुलन स्थापित करती हैं। इसी प्रकार शासन के तीनों अंग एक दूसरे को नियंत्रित करते हुए शक्ति संतुलन स्थापित करते हैं। तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं और तीनों ही अंग एक दूसरे को नियंत्रित भी करते हैं और इनके मध्य शक्ति का संतुलन बना रहता है। तो ये था अमेरिकी संविधान में शक्ति संतुलन का सिद्धांत या शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत, दोनों का हमने इसमें विवेचन किया है। धन्यवाद।